वेलकम टू अकेडमिया बायोलॉजी और मैं हूं आपके साथ सचिन अंतिम। सो गाइस टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। देखो, प्लांट फिजियोलॉजी वैसे ही स्टूडेंट्स को काफी मुश्किल लगती है, मुझे खुद भी कम समझ में आती थी प्लांट फिजियोलॉजी। तो आज रेस्पिरेशन वाले पार्ट को हम इतना समराइज कर देंगे कि चीजें आपको समझ में आने के साथ साथ उसी टाइम पे याद भी हो जाएंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, डायरेक्टली रेस्पिरेशन पे मूव ना करते हुए थोड़ा सा एक बार हम प्लांट फिजियोलॉजी का एक रफ आउटलाइन देखेंगे कि क्या क्या चीजें प्लांट फिजियोलॉजी में होती हैं और फिर क्या चीजें आपकी रेस्पिरेशन में होती है, ताकि आपको इस चैप्टर में किसी तरह का डाउट ना रहे। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को फोटोसिंथेसिस में और रेस्पिरेशन वाले पार्ट में अलग अलग साइकिल्स होती है, उनमें कंफ्यूजन रहता है कि कौन सी चीज कहाँ चल रही है। तो उसी डाउट को खत्म करने के लिए आज अच्छे से एक बार देखेंगे, थोड़ा सा ब्रीफ आउटलाइन फोटोसिंथेसिस से हम शुरू करते हैं। देखो, जो आपका ये पर्टिकुलर चैप्टर है फोटोसिंथेसिस का, देखो जो आपका पूरा का पूरा चैप्टर है फोटोसिंथेसिस का, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक तो लाइट फेज है और एक आपका डार्क फेज है। एक तो है आपका लाइट फेज और दूसरा है आपका डार्क फेज। ठीक है, तो देखो, जो आपका लाइट फेज होता है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम आपका एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? एटीपी का सिंथेसिस करते हैं। एटीपी सिंथेसिस। ठीक है, तो लाइट फेज में आपकी क्या क्या चीजें आती है? लाइट फेज में आपको एक तो पढ़ना होता है फोस्फोरिलेशन, फोटो फोस्फोरिलेशन, सॉरी फोटो फोस्फोरिलेशन, फोटो फोस्फोरिलेशन। ठीक है, ये फोटो फोस्फोरिलेशन भी आपका दो तरह का होता है, एक साइक्लिक होता है, एक नॉन साइक्लिक होता है। कितने तरह का होता है? ये दो तरह का, एक है आपका साइक्लिक और एक है आपका नॉन साइक्लिक। जो आपका नाम नॉन साइक्लिक वाला होता है इसको हम जेड स्कीम भी बोलते हैं। ठीक है, फिर लाइट फेज में दूसरी एक चीज जो हमें पढ़नी होती है वो है आपकी केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ठीक है, जो कि आपकी पीटर मिशेल नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। तो ये तो हो गया आपका लाइट फेज वाली चीजें जो हमें लाइट फेज के अंदर कवर करनी होती है। ठीक है, अब लाइट फेज क्या होता है? देखो, लाइट फेज डायरेक्टली आपका डिपेंड करता है आपका सनलाइट का, आपकी जो सोलर एनर्जी है उसको यूज करके आपका एटीपी का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। फिर जो होता है आपका डार्क फेज। देखो, डार्क फेज के बारे में क्या बोला जाता है? यह आपका लाइट पे डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होता है, डायरेक्टली नॉट डिपेंडेंट ऑन लाइट, डायरेक्टली नॉट डिपेंडेंट ऑन लाइट, नॉट डिपेंडेंट ऑन लाइट। जो आपका डार्क फेज है ये लाइट पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता है, बल्कि जो लाइट फेज के यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये उन पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब जो आपका डार्क फेज होता है, डार्क फेज में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है? डार्क फेज में तो हम पढ़ते हैं आपकी C3 साइकिल। ठीक है, दूसरी चीज इसी में आ जाती है, जो आपके C3 साइकिल होती है जिन प्लांट्स में, उन्हीं में एक और प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं आपका फोटो रेस्पिरेशन, या एक दूसरा नाम जिसको C2 साइकिल भी बोलते हैं। तो जो आपका C2 साइकिल होता है या जिसको हम बोलते हैं आपका फोटो रेस्पिरेटरी लॉस होता है, इसमें फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन होता है, ये आपका सिर्फ C3 प्लांट्स में होता है। फोटो रेस्पिरेशन आपका किस में होता है? सिर्फ C3 प्लांट्स में होता है। देखो, फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा रफ आइडिया दूंगा आपको ताकि आपकी चीजें क्लियर होती जाए। जो आपका रूबिस्को एंजाइम होता है, रूबिस्को, वो आपका C3 साइकिल में तो बिहेव करता है कार्बोक्सिलेज की तरह, कार्बोक्सिलेज की तरह रूबिस्को। ठीक है, रूबिस्को विल बिहेव एज कार्बोक्सिलेज इन C3 साइकिल। पर जो ये आपकी C2 साइकिल होती है इसमें आपका जो रूबिस्को होता है वो बिहेव करता है आपका ऑक्सीजनेज की तरह। ठीक है,
तो ये हो गया रफ आइडिया। फिर C3 साइकिल होगी, C2 साइकिल होगी। C2 साइकिल या जो आपका फोटो रेस्पिरेशन की वजह से जो लॉस होता है वो आपका C3 प्लांट्स में ही होता है। फिर नेक्स्ट आ जाती है आपकी C4 साइकिल। देखो जो आपकी C4 साइकिल होती है, जो आपके C4 प्लांट्स होंगे, यानी कि जिनमें C4 साइकिल चलेगी वो आपके C4 प्लांट्स हो जाएंगे। तो C4 प्लांट्स क्या होते हैं, वो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर्स पे भी अपने फंक्शंस को कैरी आउट कर सकते हैं, ठीक है। और उनमें एक आपका मैकेनिज्म होता है CO2 को कंसंट्रेट करने का। देन इसके बाद एक और आपकी साइकिल या पाथवे आता है, वो है आपका कैम पाथवे। कैम पाथवे, कैम पाथवे यानी कि क्रूसिलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। जो ये आपका कैम पाथवे होता है, ये मेनली आपका फंक्शनल होता है आपका किसमें, आपका जीरोफिटिक प्लांट्स में। ये किसमें चलता है, आपका जीरोफिटिक प्लांट्स में, ठीक है। और उसके साथ साथ एक छोटे सी एक पॉइंट और ऐड करवाता हूँ। जो आपकी C2 साइकिल है या फोटो रेस्पिरेशन है, जिसमें आपका रूबिस्को ऑक्सीजनेस की तरह बिहेव करता है, इसमें आपकी 3 ऑर्गेनेली इन्वॉल्व होती है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और थर्ड है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो भी देखो इसके साथ जो फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर है, मैंने आपको उसकी पूरी जिस्ट बता दी है, समराइज कर दिया कि क्या क्या चीजें आपको इसमें करनी होती है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आपका चैप्टर आता है वो है आपका रेस्पिरेशन, जो कि आज हम अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इसको एक बार इरेज कर लेते हैं। तो नेक्स्ट आता है आपका रेस्पिरेशन इन प्लांट्स वाला चैप्टर, ठीक है। देखो रेस्पिरेशन को अगर ब्रॉडली हम डिवाइड करें तो दो तरह की रेस्पिरेशन हो सकती है हमारी, एक एरोबिक और एक एनएरोबिक। एक है आपकी एरोबिक और दूसरी है आपकी एनएरोबिक, ठीक है। तो एरोबिक आपकी जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, एनएरोबिक जो आपकी ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो, ठीक है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, आपकी जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है उसमें तो आपकी बनती है 36 से 38 एटीपी, 36 टू 38 एटीपी, 36 टू 38 एटीपी आपकी फॉर्म होती है। और जो आपकी एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, इसमें आपकी सिर्फ 2 एटीपी फॉर्म होती है, ठीक है, जो कि आपका एरोबिक रेस्पिरेशन का सिर्फ 7% है, 2 एटीपी, ठीक। इतना आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। फिर यहाँ देखो जो मेजर आपका चैप्टर है वो डील करेगा आपका एरोबिक रेस्पिरेशन में। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे पहले हमें पढ़ना होता है वो चीज है आपकी ग्लाइकोलिसिस। फिर दूसरी आएगी इसी में आपकी लिंक रिएक्शन, और थर्ड इसी में आएगी आपकी क्रेब्स साइकिल, या इसका एक और नाम होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और फोर्थ है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये चीजें आपको यहाँ पे एरोबिक पे पढ़नी है। एनारोबिक में आपका फर्मेंटेशन आ जाएगा, या फिर आपकी जो एनारोबिक कंडीशंस में जो भी आपकी प्रोसेसेस होते हैं वो आ जाएंगे। अब यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट नोट करने की चीज है वो क्या है, एरोबिक और एनएरोबिक में एक चीज कॉमन होती है जो कि है आपका ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या है आपका, कॉमन इन बोथ, कॉमन इन बोथ, ठीक है। एरोबिक कंडीशन में तो ग्लाइकोलिसिस के बाद और भी 3 चीजें होती है, और एनारोबिक कंडीशन में जो आपका ग्लाइकोलिसिस है वो सिर्फ एक ही प्रोसेस आपका होता है। अब यहाँ पे देखो जो आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन होती है इसमें क्या होता है, आपका कंप्लीट आपका ऑक्सीडेशन होता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है आपका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये चैप्टर का आपको थोड़ा सा रफ आइडिया मिल गया होगा। अब यहाँ पे जो मेजरली स्टूडेंट्स को जिस चीज में डाउट आता है वो ये 3 चीजें हैं कि कहाँ क्या बन रहा है, कितनी एटीपी बन रही है, कहाँ पे क्या यूज हो रहा है।
तो इन तीन चीजों को आज हम बिल्कुल अच्छे तरीके से डिटेल में समराइज करके पढ़ेंगे। डिटेल में पढ़ने के बाद समराइज करेंगे ताकि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट आधा अधूरा ना रहे, ठीक है। तो इसको इरेज कर लेते हैं और शुरू करते हैं चैप्टर को। देखो सबसे पहले हम एक छोटी सी टेबल बनाएंगे, उस टेबल को अपना बेस मानेंगे और फिर उस टेबल को ही अच्छे से हम समझते हुए चलेंगे कि कैसे क्या हो रहा है। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे आपका जो फर्स्ट प्रोसेस होता है वो है, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। फिर दूसरा प्रोसेस, या फिर इस तरह से लिख लेते हैं डायरेक्टली, यहां इस तरफ हम स्टडी कर लेंगे आपका ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। और यहां पे आपका हो जाएगा आपका लिंक रिएक्शन, बहुत ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, छोटी सी है एक रिएक्शन। और फिर लास्ट में आ जाएगी आपकी टीसीए साइकिल, टीसीए या फिर आपकी क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल, ठीक है। देखो जो आपका ग्लाइकोलिसिस होता है, इनकी साइट पता होना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार डायरेक्टली पूछ लेते हैं ग्लाइकोलिसिस कहां होता है। तो ग्लाइकोलिसिस होता है आपका साइटोप्लाज्म में, ठीक है। लिंक रिएक्शन होती है आपकी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और फिर जो आपका टीसीए या क्रेब्स साइकिल है, ये होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम तीन चीजें देखेंगे इनके रिगार्डिंग। सबसे पहली चीज क्या देखेंगे कि एटीपी कितनी फॉर्म हो रही है, NADH2 कितने फॉर्म हो रही है, या FADH2 कितनी फॉर्म हो रही है। तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे एटीपी कितनी फॉर्म होती है, दूसरा आपके NADH2 आपके कितने फॉर्म होते हैं, तीसरा आपके FADH2 आपके यहाँ पे कितने फॉर्म होते हैं। देखो ग्लाइकोलिसिस के केस में अगर हम बात करें, ओवरऑल हमारी कितनी एटीपी फॉर्म होती है ग्लाइकोलिसिस में, आपकी 8 एटीपी फॉर्म होती है। अब वो किस तरह से फॉर्म होती है वो हम देखते हैं। एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो लिखने की है, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को डाउट रहता है। देखो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ए ग्लूकोज के लिए, आगे इसको आप समझ भी जाओगे। ए ग्लूकोज का मतलब होता है आपका 2 पायरुविक एसिड, 2 पायरुविक एसिड, ठीक है। 2 पायरुविक एसिड यानी कि 2 साइकिल की यहां बात होगी। एक ग्लूकोज मतलब 2 पायरुविक एसिड, और 2 पायरुविक एसिड मतलब 2 साइकिल में आपका क्या क्या चीजें फॉर्म होगी। तो यहां हम दोनों साइकिल के रिगार्डिंग देखने वाले हैं। तो अगर एटीपी की बात की जाए आपके ग्लाइकोलिसिस में, आपके ग्लाइकोलिसिस में एटीपी कितनी फॉर्म होती है, आपकी 2 फॉर्म होती है। आपके NADH2 कितने फॉर्म होते हैं, आपके NADH2 फॉर्म होते हैं आपके, ये भी आपके 2 ही फॉर्म होते हैं। देखो एक NADH2 आपका कितने एटीपी के बराबर होता है, 3 एटीपी के बराबर। तो 2 NADH2 आपके कितने एटीपी के बराबर हो गए, 6 एटीपी के। यहां लिख देता हूं आपका 1 NADH2 इज इक्वल टू 3 एटीपी, 3 एटीपी। तो यहाँ पे कितने NADH2 2 है, तो कितने एटीपी के बराबर हो गए, इज इक्वल टू 6 एटीपी। तो इस तरह से हमारी कितनी एटीपी फॉर्म हो गई आपकी ग्लाइकोलिसिस में, 8 एटीपी फॉर्म हो गई। फिर नेक्स्ट चीज आती है आपकी लिंक रिएक्शन। देखो लिंक रिएक्शन में आपकी कोई एटीपी फॉर्म नहीं होती है, सिर्फ आपके NADH2 फॉर्म होते हैं। और NADH2 के कितने, आपके 2 NADH2 फॉर्म होते हैं। और इस NADH2, एक NADH2 3 एटीपी के बराबर है, तो 2 NADH2 आपके कितने एटीपी के बराबर हो गए, 6 एटीपी के बराबर हो गई, ठीक है। यहाँ पे आपका कोई FADH2 का सिंथेसिस नहीं होता है। तो लिंक रिएक्शन में आपकी जो एटीपी फॉर्म होती है वो होगी आपकी 6 एटीपी, ठीक। भाई थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो रहा है तो इसको समझ लेना, ये FADH2 के लिए है। और ओवरऑल यहाँ पे कितनी एटीपी फॉर्म हो गई आपकी, 6 एटीपी। फिर उसके बाद आती है हमारी क्रेब्स साइकिल की बात। क्रेब्स साइकिल में देखो हमारी कितनी एटीपी फॉर्म होगी, 2 एटीपी फॉर्म होगी, और आपके 6 NADH2 फॉर्म होंगे। कितने, 6 NADH2। एक NADH2 कितने के बराबर, एक NADH2 आपका बराबर है 3 एटीपी के। तो 6 NADH2 कितने के बराबर हो गए आपके, 18 एटीपी के, ठीक है। 18 और 2 20,
और यहाँ पे कितने FADH2 फॉर्म होते हैं? FADH2 फॉर्म होते हैं यहाँ पे 2। तो एक FADH2 कितने के बराबर होता है? 1 FADH2 इज इक्वल टू 2 ATP। तो यह कितनी होगी? 4 ATP हो गई यहाँ पे। कितनी ATP? 4 ATP, 4 ATP। ओवरऑल आपकी क्रेब साइकिल में कितनी ATP फॉर्म होगी? 24 ATP। ठीक है, देखो 8 ATP तो फॉर्म होगी आपकी ग्लाइकोलिसिस में, और आपकी 6 ATP फॉर्म होगी आपकी लिंक रिएक्शन में। तो 24 और 36 और 8 38, 38 ATP आपकी इस तरह से फॉर्म होते हैं जब एक ग्लूकोज का आपका ऑक्सीडेशन होता है। ये एक ग्लूकोज की बात की गई है। तो 36 आपकी कितनी 38 ATP फॉर्म हो रही है इस तरह से। अब वो 36 38 वाला मैं बाद में बताऊंगा कहाँ आपकी 36 फॉर्म होगी, कहाँ 38 फॉर्म होगी। तो सबसे पहले एक बार ये देख लो आप, इसको एक बार लिख भी देता हूं मैं। 1 NADH2 इज इक्वल टू 3 ATP। कितनी ATP? 3 ATP के बराबर होता है आपका एक NADH2। और जो आपका एक FADH2 होता है, FADH2 ये होता है आपका 2 ATP के बराबर। एक बार अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको साथ साथ लिख लो। अब आगे मूव करते हैं प्रोसेसेस की तरफ। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, लिंक रिएक्शन में क्या होता है, और TCA में क्या होता है। तो भाई सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे आपका ग्लाइकोलिसिस से। ग्लाइकोलिसिस में हम क्या करते हैं, ग्लूकोज को तोड़ते हैं। तो सबसे पहले ये जो प्रोसेस है ये शुरू होगा आपका, दिख नहीं रहा तो इससे लिखते हैं ग्लूकोज से। ठीक है, ग्लूकोज से आपका बनेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फिर इससे बनेगा आपका फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, फिर यहां से बनेगा आपका फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ठीक है, फिर इससे आपका बनेगा, आपका क्या बनेगा इससे आपका ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, और उसी के साथ साथ यहाँ पे आपका एक आइसोमर भी फॉर्म होता है जिसका नाम है DHAP, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। या फिर इसको ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को हम कई बार लिख देते हैं आपका PGAL। ठीक है, PGAL। इसके बाद आपका बनता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, बिस फॉस्फोग्लिसरिक। एक बार एज इट इज जितना मैं उतरवा रहा हूं ना इसको साथ साथ लिखते चलो, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। एक बार देखोगे जब ध्यान से। तो ये हो गया। इसके बाद बनेगा आपका 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, इसके बाद आपका 2 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट। देन इसके बाद आपका फोस्फोइनोल पायरुवेट, फोस्फोइनोल पायरुवेट, PEP की फुल फॉर्म है फोस्फोइनोल पायरुवेट। और लास्ट में हमें फाइनली मिलते हैं एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड, 2 पायरुविक एसिड। ठीक है, यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए, जो आपका पायरुविक एसिड हो 3 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, तो अब ये चीज आपने उतार ली होगी। इसमें अब देखो, ये है आपका फर्स्ट, ये है आपका फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, ये फोर्थ स्टेप, फिफ्थ, ये आपका सिक्स्थ, ये आपका सेवंथ, ये एट, और फाइनली ये है आपका 9th स्टेप। तो ये आपका 9 स्टेप्स का प्रोसेस है। ठीक है, तो इसमें एक दो एंजाइम भी लिख लेते हैं जो आपके थोड़े से इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट स्टेप है वो है आपका, फर्स्ट स्टेप पे आता है आपका हेक्सोकाइनेज। ठीक है, फिर दूसरे स्टेप पे आता है आपका आइसोमरेज। ठीक है, देन आपका
फोर्थ स्टेप पे आता है आपका एल्डोलेज। क्या आता है आपका? एल्डोलेज। ठीक है, यहाँ पे एक एंजाइम आता है, मेरे को उसका नाम ध्यान नहीं, पर ये इतना याद कर लिया आपने काफी। तो ये इतना आपका ग्लाइकोलिसिस हो गया। अब इसमें सबसे बड़ी स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम आती है, उन्हें ये नहीं पता होता किस स्टेप पे एटीपी हम इसके अंदर डाल रहे हैं, मतलब खर्च कर रहे हैं, और किस स्टेप में हमें एटीपी मिल रही है, यानी कि एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो उस चीज को आप देखते हैं किस स्टेप पे आपको क्या चीज मिलती है या क्या चीज हम इसमें खर्च करते हैं। सबसे पहले यहां देखेंगे हम ग्लाइकोलिसिस में आपका एटीपी यूज कहां का होगी। एटीपी आपकी यूज होगी स्टेप नंबर 1 पे और स्टेप नंबर 3 पे। ठीक है, फिर एटीपी आपकी फॉर्म की स्टेप पे होगी, वो होगी आपकी, देखो, एक 3 पे यूज होगी, 3 का मल्टीपल 6 है, फिर 6 के बाद 9, तो फॉर्म होगी आपकी 3 और आपकी 6 पे। फॉर्म किस पे होगी? आपकी 3 और आपके 6 पे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका NADH2। NADH2 हम कहाँ पे हमें किस स्टेप में मिलेगा? वो है आपका स्टेप 5, और लास्ट में वाटर का भी फॉर्मेशन लिखना चाहो तो लिख लेना, अदरवाइज रहने दो। आपका वाटर मिलता है आपको 8th स्टेप में। ठीक है, तो अब इन चीजों को इसके अंदर ऐड कर लेते हैं और आपका ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस पूरा हो गया। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? एटीपी हमारी यूज हो रही है, यानी कि एटीपी से हमें मिल रहा है एडीपी प्लस पीआई। ये आपकी फर्स्ट स्टेप पे एटीपी यूज होगी। फिर है आपका थर्ड स्टेप, यहाँ पे आपकी एटीपी से एटीपी यूज होके क्या हो गया? यहाँ पे आपका एडीपी प्लस पीआई, यानी कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। 2 स्टेप पे एटीपी यूज होगी, फिर फॉर्म हो रही है आपकी थर्ड और 6th स्टेप पे, और सॉरी, फॉर्म होगी आपकी 6th और 9th स्टेप पे। ठीक है, थोड़ी सी गलती हो गई थी। तो आपकी एटीपी फॉर्म हो रही है 6th और 9th स्टेप पे। एडीपी प्लस पीआई, क्या मिल जाएगा आपको? एटीपी मिल रही है। यहाँ पे आपको कोई भी भाई ये नहीं चल रहा मार्कर रेड कलर वाला, तो यहाँ पे एटीपी हमें मिल रही है। उसी तरह से आपका जो 9th स्टेप है, 9th स्टेप में भी हमें क्या मिल रही है? एटीपी मिल रही है। एडीपी प्लस पीआई, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपका दे रहा आपका एटीपी। ठीक है, 1-3 पे यूज हुई, 6-9 पे फॉर्म हुई एटीपी। उसके बाद आती है आपकी NADH2। NADH2 मिल रहा हमें आपके 5th स्टेप पे। तो इसको आपका ब्लैक से दिखा देते हैं थोड़ा सा, ये भी नहीं चल रहा भाई ब्लैक भी, कोई नहीं, आपका ग्रीन से ही शो करते हैं इन चीजों को। ये है आपका NADH प्लस H पॉजिटिव, जिससे हमें क्या मिल रहा है? NADH2। ठीक है, और आपका वाटर मिल रहा है आपका 8th स्टेप। अगर अब आप अपनी वो जो पिछली टेबल देखोगे, उसमें हमने क्या बोला था कि जो आपका ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस में हमारी कितनी एटीपी फॉर्म हो रही थी? आपकी 2 एटीपी फॉर्म हो रही थी। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो NADH2 था, आपकी कितनी NADH2 फॉर्म हो रही थी? आपकी 1 NADH2 फॉर्म हो रही थी। ठीक है, और FADH2 वहां पे फॉर्म नहीं हो रही थी आपके ग्लाइकोलिसिस में कोई भी। तो इसी के साथ हमारी ग्लाइकोलिसिस वाला जो एक प्रोसेस था ये कंप्लीट होता है। अब इसके बाद क्या होता है? जो आपके ये पायरुविक एसिड फॉर्म होते हैं, वो आपके लिंक रिएक्शन में जाएंगे, और लिंक रिएक्शन में क्या होता है वो देखो। लिंक रिएक्शन में आपका लिंक रिएक्शन में क्या होगा? आपका जो पायरुविक एसिड है उनसे हम बना देंगे आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए। पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाना ही आपका लिंक रिएक्शन कहलाता है। यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? पायरुविक एसिड आपका 3 कार्बन का था और एसिटाइल कोएंजाइम ए आपका 2 कार्बन का है। ठीक है, तो एक आपकी कार्बन का लॉस हो गया इन फॉर्म ऑफ CO2। एक कार्बन आपकी किस तरह से निकल गई? आपकी CO2 की फॉर्म में। ठीक है, तो लिंक रिएक्शन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इस एसिटाइल कोएंजाइम ए को आगे हम लेके जाएंगे आपका क्रेब्स साइकिल में, जो कि आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में टेक प्लेस करती है।
देखो क्रैब साइकिल की मैंने काफी टाइम पहले एक ट्रिक देखी थी, मुझे ध्यान नहीं वो किस वीडियो में मैंने देखी थी, पर मैंने लिख रखी है अपनी बुक में, तो वही ट्रिक मैं आज आपको बताऊंगा। एनसीईआरटी में जो आपकी क्रैब साइकिल है वो इनकम्प्लीट दे रखी है, मतलब कुछ स्टेप उसमें मिसिंग है, तो अगर आप पूरा याद कर लोगे अच्छे से तो आपको बेनिफिट ही होगा कुछ ना कुछ। तो क्रैब साइकिल में देखो, तो इसमें ट्रिक थी आपकी, चार्ली केम इन कॉलेज on Sunday and start screaming for more oil। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पे आपका चार्ली में सी से ये है आपका सिट्रेट, फिर आपका सी ए से सिस एकोनिटेज, सिस एकोनिटेज, इन कॉलेज में यह आपका आइसोसिट्रेट, ठीक है। ऑन संडे ऑक्सैलो सक्सिनेट, ऑक्सैलो सक्सिनेट, फिर आपका एंड से है आपका अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, फिर उसके बाद एस से है आपका सक्सिनाइल कोएंजाइम, सक्सिनाइल कोएंजाइम, फिर स्क्रीमिंग में एस है जो उससे आपका है सक्सिनेट, सक्सिनेट, फोर से एफ है आपका फ्यूमरेट, देन मोर में एम है आपका दिस इज मैलेट, और ओ ए है ये आपका है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। तो इसमें देखो यहां भी आपके कितने स्टेप हैं, एक 9 स्टेप की है, इसमें आपका ग्लाइकोलिसिस की तरह है, थर्ड, दिस इज फोर्थ, ये है आपका फिफ्थ, ये है आपका सिक्स्थ, ये है आपका सेवंथ, ये है एट्थ, और ये है आपका 9th, ठीक है। तो इसमें भी आपके 9 स्टेप हैं। अब याद देखो जो आपकी टीसी या क्रैब साइकिल है इसमें आपकी क्या क्या चीजें फॉर्म होती है। सबसे पहले देखो टीसीए में आपकी एटीपी कितनी, एटीपी फॉर्म होती है आपकी, ठीक है। अब वो एटीपी किस स्टेप पे फॉर्म होती है, देखो एटीपी के आगे जो मैं चीज लिखूंगा वो नंबर ऑफ एटीपी नहीं है, वो स्टेप नंबर है, वो एटीपी किस स्टेप पे फॉर्म होगी। उसी तरह से ये जो यहाँ पे लिख रखा है एटीपी यूज्ड, ये नंबर ऑफ एटीपी नहीं है, ये स्टेप नंबर है कहाँ कहाँ यूज हो रही है, कंफ्यूज मत हो जाना इस चीज में। तो एटीपी जो आपकी फॉर्म होती है वो किस स्टेप पे होती है, वो होती है आपकी स्टेप नंबर 6 पे। फिर आपका NADH2, NADH2 फॉर्म होता है आपका स्टेप नंबर 3, 5 और आपका 9 पे, और जो आपका FADH2 फॉर्म होता है वो फॉर्म होता है आपका स्टेप नंबर 8 पे। तो इसको लिख लेते हैं इसी तरह से। सबसे पहले एटीपी कहाँ फॉर्म हो रही है आपकी, एटीपी फॉर्म हो रही है यहाँ पे स्टेप नंबर 6 पे, दिस इज एटीपी, ठीक है, जहां आपका सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनेट बन रहा है। फिर आपका NADH2 कहाँ फॉर्म हो रहा है, NADH2 फॉर्म हो रहा है आपका स्टेप नंबर 3 पे, NADH plus H positive will give rise to your NADH2 स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 5 पे आपका H plus H positive give rise to your NADH2, ठीक है। फिर आपका नाइन्थ स्टेप पे भी आपका NADH2 फॉर्म हो रहा है, NADH प्लस H पॉजिटिव और NADH2। तो फिर बच गया आपका FADH2। FADH2 फॉर्म होता है आपका 8th स्टेप पे। देखो डायरेक्टली ये याद कर पाना काफी मुश्किल है कि 9th स्टेप पे आपका ये फॉर्म हो रहा है, या फिर मैलेट वाले ऑक्सैलोएसिटिक एसिड वाले स्टेप पे आपका NADH2 फॉर्म हो रहा है। इसके लिए आपको एक बार तो ये पूरी की पूरी सीरीज में याद करनी पड़ेगी, फिर उसमें आप स्टेप्स याद कर सकते हो कि कौन सा स्टेप नंबर है और कहाँ पे क्या चीज फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो देखो जो आपका क्रैब साइकिल है उसमें क्या होता है,
जो आपकी ये यहाँ पे क्या हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम में फॉर्म हुआ है, एसिटिल कोएंजाइम ए, 2 कार्बन का है आपका, ये आपका किसके साथ मिल जाता है, ये मिल जाता है आपका ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो कि 4 कार्बन का है, और ये मिलके फॉर्म कर देते हैं आपका सिट्रिक एसिड जो कि आपका 6 कार्बन का कंपाउंड है, और फिर ये इस तरह से आपकी साइकिल चलती है। ठीक है, सो गाइस इसी के साथ हमारे जो आज का जो टॉपिक था यानी कि रेस्पिरेशन में आपका ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन और आपका क्रेब्स साइकिल, ये तीनों कंप्लीट होते हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। उससे आपका क्या है, मतलब इसमें एक छोटा सा टॉपिक और बचता है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन काफी आपका ब्रॉड हो जाएगा, तो उसको हम किसी और वीडियो में कन्वर्ट कर देख लेंगे, कवर कर लेंगे सॉरी। तो आज जो हमारा पार्ट था वो इसी के साथ फिनिश होता है। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग मी केयरफुली एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन।